दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर क्रैब। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और दोस्तों क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, चालाक केकड़ा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, in a dense jungle, there was a beautiful lake. क्या अर्थ हुआ? Once upon a time in a dense jungle. एक समय की बात है एक घने जंगल में। दोस्तों, डेंस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जंगल। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समय की बात है एक घने जंगल में, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर झील थी। देयर लिव्ड मैनी वाटर क्रिएचर्स इन इट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव मतलब रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म लिव्ड। देयर लिव्ड मैनी वाटर क्रिएचर्स इन इट। क्या अर्थ हुआ कि उसमें कई पानी के जीव रहते थे। देयर वर फिश, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स एंड अदर एनिमल्स। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि देयर वर फिश, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब कि उसमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ और अन्य जानवर थे। नियर टू द लेक, झील के पास, देयर लिव्ड आ श्रूड हेरोन। दोस्तों, श्रूड का मतलब होता है मक्कार, खड़ूस, और ये एडजेक्टिव है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। क्या अर्थ हुआ कि नियर टू द लेक, झील के पास, देयर लिव्ड अ श्रूड हेरोन, एक मक्कार सारस रहता था। हेरोन का मतलब सारस या बिगुल। ही लाइक टू ईट फिश एंड क्रैब्स फ्रॉम द लेक वाटर। और दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। He liked to eat fish and crabs from the lake water का मतलब हुआ कि उसे झील के पानी से मछलियों को और केकड़ों को खाना पसंद था। But now he had grown old and had no strength left to hunt। क्या अर्थ हुआ? But now he had grown old। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पास्ट में क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जैसे आया था, गया था, चुका था, इस तरह के वाक्य। और ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट नाउ ही हैड ग्रोन ओल्ड, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। एंड हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट टू हंट, और उसमें कोई भी मतलब कि हंट मतलब शिकार करना, और उसमें शिकार करने की ताकत नहीं बची थी। आगे देखिए। वन डे ही थॉट ऑफ अ प्लान बाय विच ही कुड ईजिली हंट एंड प्रे ऑन फिश एंड क्रैब्स। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। और दोस्तों, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है। प्लान मतलब योजना। उसने एक योजना के बारे में सोचा, बाय विच जिसके द्वारा, ही
कुड ईजिली हंट एंड प्रे ऑन फिश, मतलब जिसके द्वारा वह आसानी से शिकार कर सकता है, एंड प्रे और शिकार बना सकता है, ऑन फिश मछलियों का, एंड क्रैब्स और केकड़ों का। ही वेंट टू द लेक, और दोस्तों गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। ही वेंट टू द लेक का मतलब हुआ कि वह झील के पास गया, वह झील गया मतलब कि वह झील पर गया, एंड स्टार्टेड शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, और दोस्तों शेड टीयर का मतलब था आंसू बहाना। तो क्या अर्थ हुआ कि वह झील पर गया एंड स्टार्टेड शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, और वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है घड़ियाली आंसू। सम फिश दैट वर स्विमिंग देयर केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, क्या अर्थ हुआ कि सम फिश दैट वर स्विमिंग देयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा था, रही जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों फिश जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, उसके अलावा ये प्लूरल नाउन भी है, तो यहाँ इसको प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। क्या अर्थ हुआ, सम फिश दैट वर स्विमिंग देयर, कुछ मछलियाँ जो वहाँ तैर रही थीं, केम अप टू हिम उसके पास आई, एंड आस्क्ड और पूछा, हेरोन अंकल मतलब कि सारस अंकल, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हो। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है, और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड को भी हम यूज़ करते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन किया जाता है। तो वाई मतलब क्यों, क्या अर्थ हुआ, वाई आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हो, व्हाट मेड यू सो अपसेट मतलब ऐसी क्या बात है जिससे आप इतने उदास हो। द हेरोन फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी फिश बट डिड नॉट शो इट, क्या अर्थ हुआ, द हेरोन फेल्ट वेरी हैप्पी, फील हैप्पी मतलब खुश होना, और ये सेकंड फॉर्म है, नोट भी कर लीजिए, FELT ये फील की सेकंड फॉर्म है। सारस बहुत खुश हुआ, टू सी सो मैनी फिश मतलब कि सारस इतनी मछलियों को देखकर बहुत खुश हुआ, बट डिड नॉट शो इट लेकिन उसने ये लेकिन उसने ये चीज़ नहीं दिखाई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सारस इतनी मछलियों को देख के बहुत खुश हुआ, बट डिड नॉट शो इट लेकिन उसने ये नहीं दिखाया। ही सैड इन अ ग्लूमी वॉइस, दोस्तों ग्लूमी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गमगीन या फिर दुख भरी। उसने एक गमगीन या कह सकते हैं उसने एक उदासी वाली आवाज़ में कहा, आई एम वेरी अपसेट टुडे, आज मैं बहुत उदास हूँ। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जैसे सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, आई एम वेरी अपसेट टुडे, अपसेट मतलब उदास, आज मैं बहुत उदास हूँ। इन फ्यूचर मतलब कि भविष्य में, आई विल नेवर बी एबल टू सी, मैं कभी भी नहीं देख पाऊँगा, आई विल नेवर बी एबल टू सी यू पीपल इन दिस लेक, मैं आप लोगों को इस झील में कभी भी नहीं देख पाऊँगा। वाई व्हाट हैपन क्यों क्या हुआ, आस्क्ड अ फिश एक मछली ने पूछा। व्हाट मेक्स यू से सो मतलब आप ऐसा क्यों कहते हैं। आगे देखिए, इन द मॉर्निंग आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। मीट मतलब होता है मिलना और सेकंड फॉर्म होती है मेट। तो उसने क्या कहा कि इन द मॉर्निंग सुबह को, आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर मैं एक ज्योतिषी से मिला। ही सैड उसने कहा, दैट कि दिस लेक वुड सून ड्राई अप, तो उसने क्या कहा कि ये झील बहुत ही जल्दी सूख जाएगी। एंड ऑल द लेक ड्वेलर्स, और दोस्तों ड्वेलर का मतलब होता है रहवासी या फिर निवासी, और झील के सारे निवासी या कह सकते हैं कि झील के सारे रहवासी वुड डाई मर जाएंगे। आई एम वेरी सैड मैं बहुत उदास हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू कीप अ फास्ट टू प्लीज़ गॉड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, जैसे कि आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। जैसे आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा, जैसे यहाँ पर आई के साथ किया गया है। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें सबके साथ लगानी होती है।
दूसरी बात ये दोस्तों, इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब हम कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ? और कीप मतलब होता है रखना, फास्ट का मतलब उपवास या व्रत। तो उसने क्या कहा? आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, टू कीप अ फास्ट, व्रत रखने का, या कह सकते हैं कि उपवास करने का, टू प्लीज़ गॉड, ईश्वर को खुश करने के लिए। और दोस्तों प्लीज़ का मतलब है खुश करना। तो उसने क्या कहा कि मैंने ईश्वर को खुश करने के लिए उपवास करने का फैसला किया है। आगे देखिए, ऑल द फिश गॉट वेरी स्केयर्ड। दोस्तों स्केयर्ड एडजेक्टिव है, और जब हम किसी एडजेक्टिव को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया जाता है स्केयर्ड के साथ। तो गेट स्केयर्ड का मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। ऑल द फिश गॉट वेरी स्केयर्ड, सारी मछलियाँ बहुत डर गईं। दे क्विकली डाइव्ड इन एंड वेंट टू देयर किंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डाइव का मतलब गोता मारना, और सेकंड फॉर्म डाइव्ड। और दे का मतलब होता है दोस्तों THEY, इसको दे पढ़ेंगे। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हों, चाहे वो लोग हों, एनिमल हों या वस्तु, तब हमें दे का यूज़ करना होता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। क्या अर्थ हुआ? दे क्विकली डाइव्ड इन, उन्होंने तुरंत डुबकी मारी। एंड वेंट टू देयर किंग, और अपने राजा के पास चले गए। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया। ऑल दैट द हेरोन हैड सेड, मतलब उन्होंने उसे जो भी सारस ने बताया था वो उसे बताया। द किंग ऑल्सो गॉट टेंस्ड, जो राजा था वो भी तनाव में आ गया। और दोस्तों टेंस्ड जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है तनावग्रस्त हो जाना, और यहाँ भी इसको वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया है, और सेकंड फॉर्म में गॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द किंग ऑल्सो गॉट टेंस्ड का मतलब हुआ कि राजा भी तनावग्रस्त हो गया। वन फिश एडवाइज्ड हिम, एक मछली ने उसे सलाह दी। एडवाइस का मतलब सलाह देना, और ये सेकंड फॉर्म है। एक मछली ने उसे सलाह दी। आई थिंक दैट वी शुड बेटर कंसल्ट द हेरोन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये वाला, ये शुड का वाक्य है, इसमें शुड का प्रयोग किया गया है, और शुड का प्रयोग वर्तमान के वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर सलाह को दर्शाते हैं तो शुड के साथ वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो उसने क्या कहा? आई थिंक, मुझे लगता है, दैट कि वी शुड बेटर कंसल्ट द हेरोन, मतलब कि अच्छा होगा कि हमें सारस से विचार विमर्श करना चाहिए। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से विचार विमर्श करना। तो उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि हमें सारस से विचार विमर्श करना चाहिए। ही इज़ सो कंसर्न्ड फॉर अस, वह हमारे लिए बहुत अधिक चिंतित है। कंसर्ट का मतलब किसी चीज़ के लिए चिंतित होना। आगे देखिए, The king agreed and they all went to the heron that was waiting impatiently on the bank। क्या अर्थ हुआ? The king agreed, agree मतलब सहमत होना, तैयार होना, राज़ी होना, और सेकंड फॉर्म agreed, राजा तैयार हो गया। and they all, और वो सब, went to the heron, और वो सब सारस के पास चले गए। that was waiting, जो इंतज़ार कर रहा था। इम्पेशेंटली मतलब बेसब्री से, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ऑन द बैंक, दोस्तों बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, जो नदी के किनारे पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा सहमत हो गया, तैयार हो गया, और वो सभी सारस के पास गए जो नदी के किनारे पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा। माई फिश इन्फॉर्म्ड मी वॉट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू। और दोस्तों ये भी सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। इन्फॉर्म का मतलब बताना, सूचना देना, सेकंड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड। तो उसने क्या कहा? द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, मेरी मछलियों ने मुझे बताया। वॉट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू मतलब जो ज्योतिषी ने आपको बताया था वो मेरी मछलियों ने मुझे बताया। कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या कोई तुम रास्ता मतलब कि
कोई रास्ता सजेस्ट कर सकते हो। सजेस्ट का मतलब सुझाव देना होता है। तो उसने क्या कहा कि कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या तुम कोई रास्ते का सुझाव या रास्ता सुझा सकते हो। सो दैट, ताकि वी कैन सेव आवर सेल्व्स, ताकि हम खुद को बचा सकें। अदरवाइज, वरना वी विल ऑल डाई विदाउट वाटर, वरना हम सभी बिना पानी के मर जाएंगे। द हेरॉन फेल्ट वेरी हैप्पी इन हिज हार्ट सीइंग हिज प्लान सक्सीडिंग। दोस्तों सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द हेरॉन फेल्ट वेरी हैप्पी इन हिज हार्ट सीइंग हिज प्लान सक्सीडिंग। अपनी योजना को सफल होता हुआ देखकर सारस सारस अपने दिल में बहुत खुश हुआ। चलिए आगे देखिए। ही सेड यस, उसने कहा हाँ। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज डीप ब्लू लेक एट द एज ऑफ दिस जंगल। दोस्तों ह्यूज का मतलब होता है बड़ी या फिर विशाल, और एज का मतलब होता है किनारा। तो उसने क्या कहा, और ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है जहाँ पर इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। देयर इज़ अ ह्यूज डीप ब्लू लेक एट द एज ऑफ दिस जंगल, मतलब कि इस जंगल के किनारे पर एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत विशाल, गहरी और नीली झील है। आई कैन टेक ऑल ऑफ़ यू देयर, मैं आप सभी, और दोस्तों टेक को आप नोट कर लीजिए, टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना। तो उसने क्या कहा, आई कैन टेक ऑल ऑफ़ यू देयर वन बाय वन, मैं आप सबको एक एक करके वहाँ ले जा सकता हूँ। बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए, यू नीड टू ट्रस्ट मी, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, या आपको मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत है। इट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें बहुत अधिक समय भी लगेगा। चलिए आगे देखिए। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आई, वी, यू, दे प्लूरल में डू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, जैसे यहाँ पर यू के साथ किया गया है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डस का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है सब्जेक्ट के बाद। और यदि हम इंट्रोगेटिव वर्ड को भी यूज़ में लाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे डू या डस से हमें पहले मेंशन करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। वांट मतलब चाहना। तो उसने क्या कहा कि अब मुझे बताओ कि आप, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। आई एम ऑलरेडी ऑन आ फास्ट टू प्लीज़ गॉड। तो उसने आगे क्या कहा कि मैं पहले से ही ईश्वर को खुश करने के लिए उपवास पर हूँ। द किंग सेड टू द हेरोन, राजा ने सारस से कहा, अंकल वी ऑल फुली ट्रस्ट यू। तो उसने क्या कहा कि द किंग सेड टू द हेरोन का मतलब हुआ कि राजा ने सारस से कहा, अंकल वी ऑल फुली ट्रस्ट यू। मतलब क्या हुआ कि अंकल जी, हम सभी पूरी तरह से, वी ऑल मतलब कि हम सब, फुली ट्रस्ट यू, हम सब पूरी तरह आप पर विश्वास करते हैं। प्लीज़ टेक अस टू दैट लेक, कृपया करके हमें उस झील पर ले चलिए। वी विल बी वेरी ऑब्लाइज टू यू। दोस्तों ऑब्लाइज का मतलब होता है एहसानमंद रहना या फिर आभारी रहना। तो उसने क्या कहा, वी विल बी वेरी ऑब्लाइज टू यू, हम आपके प्रति आभारी रहेंगे। यू आर सो कंसर्न फॉर अस, आप हमारे लिए बहुत अधिक चिंतित हैं। यू हैव केप्ट अ फास्ट फॉर द सेक ऑफ अस। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है जहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कीप मतलब रखना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने आगे क्या कहा, यू हैव केप्ट अ फास्ट फॉर द सेक ऑफ अस। सेक ऑफ अस मतलब हमारे वास्ते, सेक। तो उसने क्या कहा कि आपने हमारे वास्ते उपवास रखा है। थैंक्स टू यू, आपका धन्यवाद। चलिए आगे देखिए। नाउ द shrewd heron started taking the fish to the lake at the edge of the jungle। क्या अर्थ हुआ कि नाउ द shrewd heron started taking, अब चालाक सारस ले जाने लगा, टेकिंग द फिश मछलियों को ले जाने लगा, टू द लेक झील पर, एट द एज ऑफ द जंगल जंगल के किनारे। बट एक्चुअली इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैम टू अ लेक, ही वुड take them to a rock cave and devour them।
क्या अर्थ हुआ? बट एक्चुअली मतलब कि लेकिन असल में वास्तव में इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैम टू अ लेक। दोस्तों इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो क्या अर्थ हुआ कि लेकिन असल में इंस्टीड ऑफ टेकिंग दैम टू अ लेक, उन्हें झील पर ले जाने की बजाय ही वुड टेक दैम टू अ रॉक केव, वह उन्हें एक पहाड़ी गुफा, गेव के रॉक केव मतलब पहाड़ी गुफा, वह उन्हें एक पहाड़ी गुफा में ले जाता एंड डिवोर दैम, और उनको खा लेता। डिवोर का मतलब जल्दी से कुछ खा लेना, भकोस लेना, और वो उन्हें खा जाता। आगे देखिए, वन डे एन इंटेलिजेंट क्रैब वेंट टू द हेरोन एंड सेड, एक दिन एक बुद्धिमान केकड़ा सारस के पास गया एंड सेड, और कहा, अंकल प्लीज़ टेक मी ऑल्सो टू द अदर लेक। तो उसने क्या कहा कि अंकल जी कृपया करके मुझे भी उस मतलब कि दूसरी झील पर ले चलिए। आई डोंट वॉन्ट टू डाई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव हम वाक्य बनाएंगे तो आई, वी, यू, दे प्लूरल में डू नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर आई के साथ किया गया है, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डज नॉट का यूज़ किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। और इस वाक्य को बनाने में भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया, तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। द हेरोन अग्रीड, सारस तैयार हो गया, राज़ी सहमत हो गया। एज ही लाइक द टेस्ट ऑफ क्रैब्स, क्योंकि उसे केकड़ों का स्वाद पसंद था। द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द हेरोन। दोस्तों क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, नोट कर लीजिए, CLIMB, और ये सेकंड फॉर्म है। केकड़ा और बैक मतलब पीठ। द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द हेरोन का मतलब हुआ कि केकड़ा सारस की पीठ पर चढ़ गया एंड द हेरोन फ्लू ऑफ, और सारस उड़ पड़ा, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म, और जो सारस था वो उड़ चला, मतलब कि वो उड़ गया। When the heron was near to the rock cave, और जब सारस चट्टानी गुफा के पास था, द क्रैब सॉ फिश बोन्स स्कैटर्ड देयर। दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब सारस चट्टानी गुफा के पास था, द क्रैब सॉ फिश बोन्स स्कैटर्ड देयर, केकड़े ने, स्कैटर्ड का मतलब था बिखरा हुआ, केकड़े ने मछली की हड्डियों को वहाँ बिखरा हुआ देखा। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड गॉट फ्यूरियस। दोस्तों फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना, और यहाँ एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड गॉट फ्यूरियस, वह सब कुछ समझ गया और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। ही climbed to the heron's neck and shouted, वह सारस की गर्दन पर चढ़ गया and shouted, और चिल्लाया। शाउट का मतलब चिल्लाना, और सेकंड फॉर्म है shouted। क्या अर्थ हुआ कि वह सारस की गर्दन पर चढ़ गया और चिल्लाया। You shrewd bird, मतलब कि तुम मक्कार पक्षी। So this is the other lake, तो ये दूसरी झील है। Where you were bringing my brothers to, जहाँ तुम मेरे भाइयों को भी ला रहे थे। नाउ यू विल नॉट बी अलाइव, अब तुम जीवित नहीं रहोगे। अलाइव मतलब जीवित, जिंदा। नाउ यू विल नॉट बी अलाइव मतलब अब तुम जीवित नहीं रहोगे। टू ईट एनी मोर फिश मतलब अब आप और मछलियों को खाने के लिए जीवित नहीं बचोगे। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इससे नोट जरूर कर लीजिए, ALIVE, अलाइव इसको पढ़ेंगे, और ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित या फिर जिंदा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, नाउ यू विल नॉट बी अलाइव टू ईट एनी मोर फिश, मतलब अब आप और मछलियाँ खाने के लिए जीवित नहीं रहोगे। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द क्रैब ग्रैब्ड द हेरोन्स नेक। ग्रैब का मतलब झपट पड़ना, और ये सेकंड फॉर्म में ग्रैब्ड, जो क्रैब था केकड़ा वो सारस की गर्दन पर झपट पड़ा। इन हिज क्लॉज, सॉरी ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज़ को दबोच लेना, उसने दबोच लिए हेरोन्स नेक, सारस की गर्दन, इन हिज क्लॉज एंड अपने पंजों में, एंड ब्रोक इट, और उसको तोड़ दिया। द हेरोन डाइड देन, फिर सारस की मृत्यु हो गई।
एंड देयर एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गया। और फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म में फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गया। द क्रैब समहाउ ड्रैग्ड द हेड ऑफ द हेरोन, और सारस ने कैसे भी करके जो सर था सारस का वो उसने घसीटा। ड्रैग मतलब होता है घसीटना, और ये सेकंड फॉर्म है। ड्रैग द हेड ऑफ द हेरोन टू द लेक, झील तक उसने उसको घसीटा। एंड टोल्ड एवरीवन, और हर किसी को बताया। अबाउट हिज इल स्कीम, उसकी इस बुरी योजना के बारे में। इल स्कीम का मतलब है बुरी योजना, और हर किसी को उसने उसकी बुरी योजना के बारे में बताया। द किंग ऑफ द फिश थैंक्ड द क्रैब, मछलियों के राजा ने क्रैब को, केकड़े को धन्यवाद दिया। फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द फिश, मतलब बाकी बची हुई मछलियों के जीवन को बचाने के लिए उसने उसका मतलब कि केकड़े का धन्यवाद किया। चलिए दोस्तों, कहानी का मोरल भी देख लीजिए। अ हंटर कैन नेवर बी अ प्रोटेक्टर। दोस्तों, हंटर का मतलब होता है शिकारी, और प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षक या फिर बचाने वाला। एक शिकारी कभी भी एक बचाने वाला या कह सकते हैं कि रक्षक नहीं हो सकता है। वी शुड बी अवेयर ऑफ द श्रूड माइंड्स, हमें। और दोस्तों, शुड का यूज़ सलाह के लिए किया जाता है। वी शुड बी अवेयर, हमें अवगत होना चाहिए, या कह सकते हैं कि हमें इस बात से के बारे में जागरूक होना चाहिए। ऑफ श्रूड माइंड्स मतलब जो चालाक दिमाग होते हैं या फिर जो धूर्त मक्कार लोग होते हैं, उनसे हमें अवगत रहना चाहिए, या उनके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों, इस तरह से छोटी सी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की कहानी पसंद आई हो और आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों, आज कुछ कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा उनके ऊपर बात की जाए। दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं या जो भी आपका एक सुझाव होता है, मैं हमेशा उनको देखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उन सुझावों को इम्प्लीमेंट भी किया जाए, वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। और रिसेंटली मैंने कुछ कमेंट्स देखे, कोई हमारे सब्सक्राइबर हैं आलिया कुरैशी जी, जिनका ये कमेंट था कि सर आप हिंदी वीडियो भी बनाइए। तो मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आप किस टाइप के हिंदी वीडियो के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो मैं वीडियोस लाता हूँ ये हिंदी में ही होते हैं। सिर्फ मैं इंग्लिश की जो स्टोरी है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो बाकी आप किस वीडियो के बारे में आप बताना चाहते हैं, या फिर हिंदी सीखने वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताएं। तो और दोस्तों, जो भी आप कमेंट करें या जो भी आपका सुझाव हो, तो उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट रूप से बताएं, ताकि आपकी बात को समझने में आसानी हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।